नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में पहले इस बात को लेकर चर्चा तेज थी कि यहां लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, लेकिन अब लगभग ये बात साफ हो चुकी है कि दोनों चुनाव अलग अलग होंगे। ऐसे में पहली बारी लोकसभा चुनाव की आएगी, यानी कि लड़ाई पहले 10 सीटों की होगी। तैयारियां भी बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम जो दल हैं इसी को लेकर कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा आज 10 सीटों की जंग की होगी। कथुरिया एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों का ही स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए आप तक। ये लो, अब साफ हो गया है कि प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सीएम ने भी फिर बयान दिया है कि दोनों चुनाव एक साथ नहीं ही होंगे। शायद इसलिए बीजेपी का प्रदेश में पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव पर टिक गया है, क्योंकि पार्टी अंबाला, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में लोकसभा चुनावों के लिए दफ्तरों का कल उद्घाटन भी कर रही है और सोमवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक भी हो गई। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद ये समय आता है और 5 साल लोकसभा को भी पूर्ण हो गए हैं और विधानसभा के भी कुछ समय के बाद पूर्ण होंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई केंद्र ने या चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं दी है। प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव साथ नहीं होंगे, ये इसलिए भी दिख रहा है कि पिछले हफ्ते पार्टी ने 2 मंत्री और 6 विधायकों को लोकसभा के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। अगर विधानसभा चुनाव साथ होने होते तो विधायकों को लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी नहीं बनाया जाता, तब तो वो अपनी तैयारी ही करते। मतलब ये सही है कि पार्टी अपनी पूरी रणनीति, ताकत और जिम्मेदारियां लोकसभा चुनाव के लिहाज से कर रही है, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी जी अपनी चमक से करिश्मा कर पाए। अब हरियाणा के लिए 2024 में भी ठीक वही स्थिति है। मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो फोकस रहने वाला है पहले लोकसभा चुनाव पर। 10 सीटों की ये जंग, कितनी तैयारी सियासी पार्टियों की, क्योंकि अपने अपने तरीके से बीजेपी भी, अपने तरीके से कांग्रेस भी, अपने तरीके से जेजेपी भी और तमाम दल भी तैयारियों में जुटे हुए। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं। अब उन सवालों से पर्दा उठ चुका है, हट चुका है, जब यह कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। पहले इन कयासों के बीच चर्चाएं हुआ करती थी, अब पहले 10 सीटों की जंग होगी। और कितनी दिलचस्प ये रहने वाली है और कितनी तैयारियां इसके लिए होती देख रहे हैं आप? देखिए पंकज, कुछ दिन पहले तक ये स्थिति थी कि शायद चुनाव इकट्ठा हो जाए। जिस तरीके से मीटिंगें हो रही थी, चीजें बाहर आई थी, चर्चाएं जन्म ले रही थी, लेकिन नफा नुकसान सोच लेने के बाद उसके बाद बीजेपी ने अपनी नई रणनीति बनाई। आपको बता दूं, कल लोकसभा के 3 दफ्तरों का उद्घाटन भी हो रहा है, अंबाला, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। एक शायद मुख्यमंत्री करेंगे, एक का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी और तीसरे का प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं। बीजेपी की आज प्रदेश कार्यालय में मीटिंग भी है रोहतक में। पूरा ध्यान पीजी का, पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, फुल प्रूफ रणनीति सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। और ये चीजें अब साफ भी हो गई है कि लोकसभा चुनाव जीतना बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए है। हमने पिछले 2 चुनाव देखे, 14 का, 2019 का चुनाव। नरेंद्र मोदी जीतने के बाद राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी, क्योंकि मोदी जी की चमक, उनका आकर्षण, उनकी छवि, हर चीज को पार्टी ने भुनाया है। अब कुछ पिछले दिनों में जो परिस्थितियां बनी हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद 2 दिन पहले जो बिहार वाला प्रकरण हुआ है, बिहार वाले प्रकरण में भी बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। आपको बताऊं, जो चीजें सामने आ रही है पंकज, 158 ऐसी सीटें थी जो 4 राज्यों में, जो पिछली बार बीजेपी के लिए थोड़ा सा विपरीत स्थितियां थी, उन 4 राज्यों को साधने में बीजेपी सफल रही है।
बिहार, बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखिए 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, एनडीए का हिस्सा थे जी। और कर्नाटक में तब बीजेपी की सरकार थी। बंगाल में भी पूरी ताकत से बीजेपी लड़ी थी, हालांकि पूरी सीटें ना पाई हो। और उसके अलावा एक महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार और बंगाल। तो यहां जो 4 राज्य हैं, जो 158 सीटें बीजेपी को लग रहा था कि यहां बीजेपी कमजोर पड़ सकती है, अब पार्टी ने उन चारों राज्यों को साध लिया है। कहीं सरकार है, कहीं नहीं भी है, तो उन जो विपक्ष में उनके नेता हैं, बड़े नेता हैं जो मुकाबला कर सकते हैं, उनको खड़ा कर दिया है। तो पूरी तरह से परिस्थितियां मेरे को लगता है अभी तो बीजेपी के अनुकूल है। आगे चल के क्या होता है और इंडिया गठबंधन की कमजोरी की जो बातें आ रही हैं, चूंकि नीतीश कुमार जो एक बड़ी गेम खेल गए हैं और बीजेपी ने उनको साध लिया है। बाकी जगह पे भी 4 राज्यों की जो मैं बात करूं, 158 सीटें, वहां बीजेपी या तो सीटें जीतने की स्थिति में या मुकाबले की स्थिति में है। मतलब नुकसान की भरपाई क्या बीजेपी कर लेगी। तो परिस्थितियां अभी बीजेपी के अनुकूल है, लेकिन हरियाणा में ये परिस्थितियां कितनी अनुकूल हैं? नरेंद्र जिस मोदी तरीके जी से का चुनाव, देश भर के फलक पर बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, जीतना, लोकसभा में वापसी करना बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक है महेश, आपके पास मैं आ रहा हूं। 10 सीटों की जो जंग है जो सबसे पहले लड़ी जाएगी हरियाणा में, आप देख रहे हैं कहीं पर बीजेपी के लिए कुछ खोने के लिए है और तैयारियां इस तरीके से मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये देखने को मिला कि रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। अब सीटें बदली जा सकती हैं, चेहरे बदले जा सकते हैं। चेहरों को बदलने का कारण क्या है? और कांग्रेस की इधर संदेश यात्रा चल रही है। हालांकि भीड़ जीत का पैमाना नहीं होता, लेकिन भीड़ तो लबालब दिखने को मिल रही है, काफी लोग पहुंच रहे हैं। कुछ बदलाव हो सकता है? पंकज, 10 सीटों को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 1 सीट, 2, 3 या 4 या 5 कुछ भी अगर खोती है तो जाहिर तौर पर यह नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाएगा। फिलहाल प्रेशर रिलीज की कोशिश लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए करने की कोशिश की गई है। एंटी इनकमेंसी जो बड़ी खड़ी हो चुकी थी हरियाणा की मनोहर सरकार के खिलाफ, उसे उसके प्रेशर को, उसके वेग को, उसके आवेग को घटाने की कोशिश लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए की गई है। गांव गांव पहुंचकर लोगों की जो समस्याएं थी, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर थी, परिवार पहचान पत्र को लेकर थी, आयुष्मान कार्ड को लेकर थी, जो भी सरकारी सुविधाएं जनता तक पहुंचाई जा सकती थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पहुंचाई गई। यानी मोदी के नाम को, मोदी के चेहरे को एक बार फिर से गांव गांव तक ले जाने में सरकार पूरी तरह कामयाब रही, और वो भी सरकार के पैसे से। सरकार के पैसे से ही उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों तक अभी तक एलपीजी गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं पहुंच पाया था, वो भी पहुंचा दिया गया। तो हर वो चीज कर दी गई है जो सरकार के पैसे से जनता तक पहुंचाई जा सकती थी, वो पहुंचाई जा चुकी है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा फायदा मिला है वो राम मंदिर का मिला है। राम मंदिर की वजह से शहरी क्षेत्रों में खासकर जो है बड़ा फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ है। फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक गेन यहां पर करती हुई नजर आई थी। नायब सिंह सैनी से इसकी शुरुआत की गई थी। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत ने एक बार फिर से यहां पर बूस्ट दिया था। मोदी की गारंटी जो उन राज्यों में चली, फिर यह माना जाने लगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र होने के नाते हरियाणा प्रदेश में भी मोदी की गारंटी को माना जाएगा। जो गुस्सा लोगों में था उसे घटाने की कोशिश विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए की गई। फिलहाल जो भीड़ नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में, खासकर यात्रा के दौरान जो भीड़ देखने को मिल रही है, वो ये भी तय कर रही है कि मामला एक तरफा नहीं होगा। आमने सामने की टक्कर ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त टक्कर इस बार दे सकती है। ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ है, इस बात का इशारा तो जरूर कर रही है। वीरेंद्र सोनी जी, कांग्रेस की संदेश यात्रा, बीजेपी की संकल्प यात्रा, बीजेपी इधर एक अभियान चला रही है गांव की ओर। ये सब जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो वोटर है वो बीजेपी की पकड़ उस पर मजबूत है, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोरी निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बार गांव तक पहुंच बीजेपी बढ़ाकर ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं कोई चूक ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी बारात जिसे हम कहते हैं वो तैयार है, सज धज कर तैयार है। सिर्फ दूल्हे कौन होने हैं, ये दूल्हे तय होने हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी कौन होंगे, अब सबकी अपनी अपनी संभावनाएं तलाश है और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हर बार कोई ना कोई करिश्मा करते हैं, तो इस बार भी हरियाणा में कोई ना कोई करिश्मा होगा। संभावना तो ये भी लगाई जा रही है कि मनोहर लाल जी भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।
क्योंकि उनकी केंद्र में भूमिका तय हो सकती है। जिस तरह मध्य प्रदेश में उनको चुनाव प्रभारी वहां का मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, तो उससे लग रहा है कि उनकी जो केंद्र में भूमिका है वो तय होने जा रही है। जिस तरह कभी मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा की भूमिका होती थी, तो हो सकता है कि उनको केंद्र में कोई बड़ी भूमिका दी जाए। तो इस तरह अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है। देखो, अनुमान तो लगते रहते हैं, जब तक चुनाव होंगे इस तरह के अनुमान लगते रहेंगे कि कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। जहां तक गांव की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का गांव में पहले कभी इतना जनाधार नहीं रहा, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से गांव में भी आधार है। और भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग में, हर क्षेत्र में जो है जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा नहीं हो सकती। हाँ, ये ठीक है, जब चुनाव आते हैं, अब देखिए कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार चयन के लिए जो है लोगों के बीच गई है, वो उन्होंने लोगों को सुझाव मांगे, आप बताइए कि प्रत्याशी कौन हो सकता है। बाकायदा एक ईमेल जारी किया गया जिसमें कहा गया, अपने सुझाव दिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, तो लोगों से मांगे गए। ये बात ठीक है, कांग्रेस के नेता जो है वो खुद ही उन्होंने माहौल थोड़ा सा पहले खराब किया, क्योंकि जब वो चुनाव मैदान से हटने लगे तो कुमारी शैलजा भी कहने लगे कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहने लगे, भूपेंद्र हुड्डा जो है वो राज्यसभा में है, रणदीप सुरजेवाला भी राज्यसभा में। तो इस तरह से जो कांग्रेस का वातावरण बनना था वो थोड़ा सा कमजोर हुआ था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन आज जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की पूछताछ हुई और कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दिया और कहा कि ईडी का हर वक्त दुरुपयोग होता है, तो इस तरह लगता है कि कांग्रेस के अंदर अभी ये सबक आ गया है, कांग्रेस को संदेश मिल गया है कि अगर हम संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जनता भी हमें माफ नहीं करेगी। पार्टी का तो जनाधार, जो पार्टी का तो बंटाधार होगा ही होगा, लेकिन जनता भी माफ नहीं करेगी। इसलिए अब कांग्रेस को भी अपनी गंभीरता से चुनाव की तैयारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एज है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। और देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तो आज अपना बनियानी, जो उनका पैतृक गांव है, वहां जाकर अपना पैतृक मकान भी जो है वहां लाइब्रेरी के लिए जनता को समर्पित कर दिया है। वो पहले अपनी उनकी 3 एकड़ जो जमीन उनके नाम पहले थी, तो उनमें 1 एकड़ जमीन तो उन्होंने पहले ही पंचनद स्मारक को सौंप दी थी, उसके बराबर पैसे दे दिए थे पंचनद स्मारक को। तो इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अपनी छवि बना रहे हैं, क्योंकि जनता में अपनी छवि व्यापक बनाने के लिए मनोहर लाल जी हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और इसका कुछ ना कुछ जो है प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। और जो कांग्रेस की स्थिति है, देख लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपना लगातार जन आक्रोश यात्राएं कर रहे हैं और एसआर के ग्रुप की जो जन संदेश यात्रा निकल रही है, देखो वहां भी चाहे चिट्ठार्थी भीड़ जुटाते हो, लेकिन जनता में है कि कांग्रेस का भी जनाधार कम नहीं हुआ, कांग्रेस अभी अस्तित्व में है। लेकिन अगर कांग्रेस के उम्मीदवार कैसे होंगे, ये बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। देवेंद्र, 2 सवाल हैं आपके लिए। एक तो वीरेंद्र जी ने जन्म दिया उस सवाल को कि मनोहर लाल खट्टर की भूमिका बदल सकती है। आपने जब अनिल विज से बात की थी तो कुछ एनर्जेटिक चेहरों को लेकर बात हुई थी, ऊर्जावान चेहरे होने चाहिए, कुछ नए चेहरे होने चाहिए ताकि पार्टी का सामंजस्य बना रहे पुराने और नए को लेकर। और दूसरा, कुमारी शैलजा क्यों लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती? वो बार बार कह रही हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि हाईकमान तय करेगा, वो जो जिम्मेदारी देगा वो उस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगी। देखिए पंकज, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि बीजेपी ने जो प्रयोग किए हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया विधानसभा का, एमएलए का चुनाव लड़वाने के लिए। कुछ कैलकुलेशन थी, कुछ नई स्थितियां थी जिनमें फायदा बीजेपी देख रही थी, तो प्रयोग करने में बीजेपी बहुत आगे मानना पड़ेगा और जोखिम उठाने में भी कोताही नहीं बरतती, घबराती नहीं है। तो बीजेपी को उसका फायदा भी मिला है इन 3 राज्यों में जहां बहुमत से सरकार बनी है। तो अब जैसे मनोहर लाल जी के बारे में कई बार चर्चा होती है कि शायद करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि जो मौजूदा चेहरे हैं, 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2019 के चुनाव में। उससे पहले जब बीजेपी की ज्यादा हवा थी, मोदी जी पूरे देश में हो रहा था, तब तो 9 जीती थी, लेकिन 2019 में 10 की 10 सीटें जीती। तो जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो टारगेट्स हैं, पार्टी हाईकमान ने जो टारगेट्स राज्य की कमेटियों को दिया है कि हर हालत में आपको पिछला रिजल्ट दोहराना है, सरकार बनानी है, हैट्रिक बनानी है। क्योंकि मोदी जी अगर जीत जाते हैं, मोदी जी की सरकार बनती है, तो उसका फायदा बीजेपी को पूरे देश में मिलेगा, जैसा पहले हमने 2 चुनाव में देखा है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री को चुनाव लड़वाया जा सकता है, चर्चा होती है। उसके अलावा कुछ और चेहरे हैं जिनको बदलने की बात है। ये अक्सर हम चर्चा करते रहे कि जो मौजूदा चेहरे हैं उनमें इतना आकर्षण, इतनी चमक, इतना कॉन्फिडेंस, इतना लोगों का भरोसा मेरे को लगता है शायद ना हो। इस वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकते हैं। तो बीजेपी इस नुकसान से बचने के लिए नए चेहरों की चमक, नई ताजगी लाना चाहती है चुनावी मैदान में। तो ये हो सकता है और मनोहर लाल जी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है एमपी का, जैसे चर्चा होती रही है। और इसमें अभी हम कह नहीं सकते कि ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है।
दूसरी बात, आपने शैलजा की बात की। शैलजा का जो एसआर के ग्रुप है, शैलजा, रणदीप, किरण चौधरी, इस ग्रुप की ये दरअसल प्लानिंग है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने ये प्लानिंग तैयार की थी, रणनीति, कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनके बेटे 2019 का दोनों चुनाव हारे हैं, रोहतक से और सोनीपत से लोकसभा का। भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिस तरीके से उनको फ्री हैंड दिया गया है, तो इन तीनों नेताओं को लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी व्यू रचना की है, वो काबिज होंगे मुख्यमंत्री। तो शैलजा को यह कहा गया है कि आप, वो ये कहती है कि मैं लोकसभा नहीं विधानसभा लड़ूंगी। वो ये हाईकमान को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मैं लोकसभा लड़ूंगी तो भूपेंद्र हुड्डा को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए, ताकि सीएम की दावेदारी उनकी कमजोर पड़े। वो जिद पे, हालांकि ये भी बयान हमने परसों भी देखा मीडिया में कि हाईकमान जो आदेश देगा करूंगी, लेकिन मैं विधानसभा लड़ूंगी, मेरी ये इच्छा है। हाईकमान को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह विधानसभा का लड़ना चाहते हैं, चंडीगढ़ का रास्ता देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पे, कुर्सी पे दावेदारी है, तो मैं भी विधानसभा, मतलब सीएम की दावेदारी को ये ग्रुप छोड़ना नहीं चाहता। अब फैसला कांग्रेस हाईकमान को करने। मेरे पास ये भी खबर है पंकज, अभी 3-4 दिन पहले असम में जो ये मामला चला था कि एसआर के ग्रुप अपनी अलग यात्रा निकाल रहे, दीपक बाबरिया जो प्रभारी है उन्होंने इतराज किया था, चिट्ठी दी थी। असम में केसी वेणुगोपाल जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, महासचिव हैं, वो प्लस दीपक बाबरिया और कुमारी शैलजा, ये तीनों राहुल गांधी से असम में आज से 4 दिन पहले मिले हैं। राहुल गांधी के संज्ञान में लाया गया कि 2 यात्राएं निकली है, मतलब गुटबाजी चरम पे है हरियाणा में। तो राहुल गांधी ने ये आदेश दिए केसी वेणुगोपाल को, दीपक बाबरिया को और एसआर के ग्रुप को कि आप दोनों एक हो जाओ, एक ही मंच से कांग्रेस का मैसेज पब्लिक को दो और पब्लिक को लामबंद करो। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया है, उन तक ये बात आई है कि पार्टी को नुकसान हो सकता है। और अब बिल्कुल पीक टाइम आ गया है कि जब तैयारियों को अंतिम रूप देना है, उनको जमीन पर उतारना है। तो राहुल गांधी ने आदेश दिया, जैसा मेरे सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि दोनों खेमे एक हो जाए, एक ही मंच पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करे। तो राहुल गांधी का संदेश मिलने के बाद उम्मीद है कि एसआर की जो अलग से यात्रा चली है, शायद एक आध यात्रा के बाद उस पर विराम लग जाए और एकता का संदेश मिला है राहुल गांधी की तरफ से बड़े नेताओं की मौजूदगी में। अब देखना यह कि क्या असर होता है हरियाणा। एकता और एकला चलो में बहुत अंतर हो जाएगा। अगर ऐसा रहा तो फिर दिक्कत कांग्रेस के लिए ही होगी, ना कि हम और बीजेपी के लिए, हम और आपके लिए। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, यही सवाल आपके लिए भी है, लेकिन इसमें एक चीज और एड ऑन कर देते हैं। अगर कुमारी शैलजा ये दबाव बना रही है, अगर दबाव बनाने में कामयाब हो जाती हैं, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कयासों पर ही अभी तक बातचीत हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी वो लोकसभा चुनाव लड़वाने में कामयाब हो जाती हैं, फिर फंस जाता है मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस कैसे आगे करेगी। क्या इसको लेकर भी कोई बात हम कर सकते हैं आज, या जल्दबाजी है अभी? देखिए पंकज, साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि हर हाल में कुमारी शैलजा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ये मैं तय रूप से कह सकता हूं, ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हर हाल में लोकसभा का चुनाव कुमारी शैलजा को भी लड़ना होगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लड़ना होगा। और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा संभावना इस बात की है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना ही होगा। किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी को हाशिए की तरफ जाते हुए राहुल गांधी नहीं देखना चाहते और सबसे मजबूत चेहरों को, मुख्यमंत्री की बात बाद में होगी, विधानसभा चुनावों की बात बाद में होगी, पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कुर्सी की बात यहां पर की जाएगी, केंद्र में राजनीति की बात की जाएगी। तो ऐसे में सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव आना है। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा को 300% लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाना है, 300% दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे और उतनी ही प्रबल संभावनाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी लोकसभा चुनाव में उतारे जाने की हैं। इन तमाम नेताओं को दरकिनार कर लोकसभा चुनावों के लिए मजबूत चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास नहीं होंगे और ऐसे में फिर पिछले जैसे हालात, पिछली बार जो 10 की 10 सीटों पर सामना यहां पर कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। और जिक्र यहां पर हुड्डा परिवार का करें तो भले ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद छोटे मार्जिन से यहां पर हार का सामना रोहतक लोकसभा सीट पर करना पड़ा। और जिक्र सोनीपत सीट का करें तो जहां 6-6 लाख करनाल सीट से, जहां 6 लाख से ज्यादा वोटों से संजय भाटिया ने जीत दर्ज की थी, उसके बिल्कुल नजदीक की जो लोकसभा सीट है सोनीपत सीट, वहां पर जो है कड़ा मुकाबला यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे पाने में कामयाब हुए थे। तो यकीनन जब आंधी यहां पर नरेंद्र मोदी के नाम की चल रही थी, उस आंधी को रोकने का काम अगर हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर किया गया तो वो पहली रोहतक थी और दूसरी सोनीपत। यकीनन मैं ये बात
बात कह सकता हूं कि तमाम बड़े चेहरों को लोकसभा का चुनाव हर हाल में लड़वाया जाना है। अब जिक्र यहां पर कर लेते हैं कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा क्यों ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना है? दरअसल स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल के अलावा अगर किसी का बड़ा योगदान था तो कुमारी शैलजा का था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहली बार सीएम बनाने वाला जो बड़ा नाम था वो कुमारी शैलजा का था। तो ऐसे में जो 10 सालों का अंतराल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज के दौरान रहा, उस अंतराल के दौरान जो है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दूरियां लगातार बढ़ती चली गई और उसका नतीजा ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव 90 विधानसभा सीटों पर कायम हुआ, क्योंकि 10 सालों तक लगातार वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। निर्णायक वोट बैंक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चला गया और चूंकि केंद्र की राजनीति लगातार कुमारी शैलजा करती रही थी, केंद्रीय गरीबी उन्मूलन मंत्री उन्हें बनाया गया था, केंद्र की राजनीति वो करती रही, दिल्ली में अक्सर अपना ज्यादा वक्त देती रही, गांधी परिवार को अपना वक्त देती रही, एआईसीसी में बड़े पदों पर वो काबिज रही। लेकिन उसका नुकसान हरियाणा प्रदेश में कुमारी शैलजा को यह हुआ कि जो 90 विधानसभा सीटें थी वहां पर उनके अपने लोकसभा क्षेत्र अंबाला लोकसभा क्षेत्र को अगर छोड़ दें, अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र को अगर छोड़ दें, क्योंकि वो पहले सिरसा से जो है अपना चुनाव लड़ती रही है, तो ऐसे में इन 2 लोकसभा क्षेत्रों के इलाकों को अगर छोड़ दें तो बाकी हरियाणा प्रदेश में जो पकड़ कुमारी शैलजा की होनी चाहिए थी, जो कार्यकर्ता जो संगठन उनका अपना होना चाहिए था, वो नहीं बन पाया था। तो यही वजह है कि अपनी गलतियों से सबक लेते हुए अब कुमारी शैलजा ये चाहती है कि 90 विधानसभा सीटों पर उनके अपने लोग हों, उनके जो संगठन से जुड़े लोग हों और वो निर्णायक भूमिका हर विधानसभा सीट पर निभाती हुई नजर आए। और यही वजह कि केंद्र की राजनीति से इतर अब कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनने की बात करती हैं, अब 90 विधानसभा सीटों पर उतरकर प्रचार की बात करती हैं और कुछ इसी तरह का प्रचार इस वक्त कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र सोनी जी, यही सवाल लेकर आपके पास आऊं और जानने की कोशिश करूं कि इस जंग के बीच, क्योंकि जब प्रचार देख रहे हैं, जब जनता के बीच में पहुंच देख रहे हैं, तो उधर एसआरके ग्रुप है जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है, जो फोकस कर रहा है 10 सीटों पर, उधर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और ये लोग हैं, ये बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, ये बात करते हैं विधानसभा में सरकार बनाने की। दोनों जनता के बीच में अलग अलग तरह की बातों को रख रहे हैं, उसके जरिए जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही है। दूसरा एक और सवाल इसमें ऐड ऑन कर देता हूं सर, वो ये कि जब लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़ा है तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है, दोनों ही तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जहां तक देखिए, बात तो निश्चित है कि कांग्रेस के सभी नेताओं को चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी बनती है। अगर सभी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़वाएगा कौन? हाँ, जहां तक ये बात देखिए, दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल है राज्यसभा का 2 वर्ष का शेष पड़ा है। आज राज्यसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पे होगी। हरियाणा से जो एक सीट खाली हो रही है डीपी बस की, तो उसके लिए 27 फरवरी को मतदान है। वो सीट तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। तो दीपेंद्र हुड्डा का 2 वर्ष का कार्यकाल है, कांग्रेस उसे नहीं खोना चाहेगी। हाँ, जो हुड्डा के परिवार से मुझे लगता है कि आशा हुड्डा जो है, वो चाहे रोहतक से या सोनीपत से, वो प्रभावी उम्मीदवार हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि कहने को तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान उनको अनुमति देगा, मुझे इसमें संदेह लगता है। क्योंकि जब उनका 2 वर्ष का कार्यकाल पड़ा है तो कांग्रेस पार्टी अपनी राज्यसभा की 1 सीट क्यों खोना चाहेगी? तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर परिवारवाद का आरोप तो लगेगा, कांग्रेस पर लग ही रहा है, लेकिन आशा हुड्डा जो है प्रभावी विकल्प हो सकती है उसको, क्योंकि रोहतक से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है और सोनीपत उनका मायका है। तो आशा हुड्डा काफी अच्छा एक सशक्त उम्मीदवार हो सकती है। ये तो बाद की बात, अभी तो अटकले और अनुमान ही है, ये वाली बात है। हाँ, जहां तक अपने जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, देखिए आज भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया, आज भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गठबंधन जो है केंद्र ने तय करना है। यदि ये गठबंधन चलता रहने वाला होता तो मुख्यमंत्री जी कह सकते थे हमारा ये गठबंधन स्थायी है, ये चुनाव तक था, या कुछ भी कह सकते थे। उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। इसका मतलब है कि ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलने वाला किसी रूप में, क्योंकि जननायक जनता पार्टी 1 सीट मांगेगी या 2 सीट मांगेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 भी सीट देने की स्थिति में आज नहीं है। तो मुझे इसमें संदेह लगता है। हालांकि फैसला तो केंद्र के स्तर पर होना है, लेकिन प्रदेश इकाई जो है वो अकेला चलो की रणनीति पर चलेगी, वो नहीं चाहेगी। अगर आज लोकसभा के अंदर ये गठबंधन रहता है तो कल को विधानसभा में भी ये दबाव बनाएंगे सीटों का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की स्थिति में अभी जो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। फैसला केंद्र के स्तर पर होना है, तो उसमें चलनी मुख्यमंत्री जी की है। देखिए, जो भी फैसला होगा, जो भी अंतिम राय केंद्र बनाएगा, वो मनोहर लाल जी की सिफारिश पर ही बनाएगा।
और मनोहर लाल जी ने आज अपने पत्ते नहीं खोले, ना ही उन्होंने ये कुछ ऐसा संकेत दिया है कि ये गठबंधन चलने वाला है जी। तो वो कह सकते थे कि हमारा सरकार चल रही है, अच्छा गठबंधन है, आगे भी चलेगा, लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तो इसलिए मुझे संदेह लगता है कि ये गठबंधन आगे चले। जहां तक मुद्दों की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने भावनात्मक मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, उसको लाभ भी मिल रहा है। और कांग्रेस के पास तो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सरकार की विफलताओं को भुनाने के लिए, और इनके अलावा जो केंद्र का कोई ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है जिसके नाम पर ये वोट मांगेंगे। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उनको जो वोट बैंक मिलेगा, जो वोट शेयर मिलेगा, उस पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है आज काफी अच्छी, सुखद मानी जा सकती है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव अब अलग अलग होने की संभावनाओं पर बल लग रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है और पहले होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारी में ही सियासी पार्टियां जुटी हुई हैं।